बिल्कुल, सन 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए। लगातार इस पर चर्चाओं ने जोर पकड़ा और आखिरकार पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा। लेकिन अब सवाल यह कि आखिर पीएफआई को कौन है जो पुनर्जीवित करना चाहता है, कौन है जो पीएफआई के सदस्यों को फिर से एक्टिव करना चाहता है, क्योंकि छापेमारी अभी लगातार जारी है और कई ऐसे शख्स हैं जो रडार पर है, जो चाहते हैं कि पीएफआई एक बार फिर से एक्टिव हो। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पीएफआई पर शिकंजा एक बार फिर कैसे। केरल में पीएफआई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी, और ये छापेमारी में कई ऐसे लोकेशन जिनको पहले ट्रैक किया गया। 56 ऐसे ठिकाने जहां पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी जारी है पीएफआई की। उन 56 जगहों में कई ऐसे जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एर्नाकुलम में, जहां पर प्रतिबंधित पीएफआई के नेताओं से जुड़ी 8 जगहों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा एर्नाकुलम के बाद अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में 6 जगहों पर रेड लगातार ये जारी है और उन नेताओं को बाकायदा चिन्हित किया गया। उनके कई ऐसे ठिकाने हैं और फिर से पीएफआई को ये चाहते हैं कि कैसे लगातार उसको काम में लाया जाए, क्योंकि पीएफआई का गठन साल 2006 में हुआ था और अब 5 सालों के लिए इस पर बैन भी लगा दिया गया। लेकिन आगे वही लाइन जिसका हमने बार बार जिक्र किया, इस संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। आइए बात करेंगे पीएफआई पर जो तमाम लोग। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जनगणना की तो सन 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 45 करोड़ आबादी है जो इस समय प्रवासी है, जो बाहर रहते हैं, जिनको अपने वोट का इस्तेमाल करने से वंचित हो रह जाते हैं। लेकिन वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? प्रवासी कामगारों को रिमोट वोटिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया में शामिल करने की चुनाव आयोग की पहल बिहार और यूपी के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी और ये बड़ी सौगात भी साबित हो सकती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बिहार और यूपी में रहने वाले अधिकांश लोग काम के सिलसिले में अपने प्रदेश को छोड़ चुके हैं, चाहे हम बात करें यूपी की या बिहार की, और देश के कोने कोने में वो फंसे हुए हैं। ऐसे में जब वहां पर चुनाव होता है तो जाकर अपने मत का इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं और वोटिंग की प्रक्रिया लोकतंत्र में इन लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बड़ा टूल ये साबित होगी। जिस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ ने जिक्र किया, प्रवासी कामगारों के मतदान के लिए अपने गृह जनपदों से बाहर जाने की जरूरत अब नहीं होगी। बिहार और यूपी के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में पहले की तुलना में वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है गुजरात के चुनाव में, पिछले कई राज्यों के चुनाव में वोटिंग के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये कितना अच्छा हो जाएगा अगर आप कहीं पर बैठे हैं या आप काम के सिलसिले में कहीं पर गए हैं, आप वहीं से वोट डाल रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, तो ये कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। विजय त्रिवेदी हमारे एडिटर इन चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय सर, जो ये रिमोट सिस्टम की बात सामने आई है सर, जी सन 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था केरल में। 3 सदी का एक लंबा अनुभव आपको पत्रकारिता का और कई चुनाव आपने बहुत करीब से देखे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है। अगर वाकई में इस प्रक्रिया को धरातल पर उतार दिया जाएगा तो जो लगातार हमने गिरावट देखी है मतदान के प्रतिशत में, उसमें इजाफा हम देख पाएंगे। सागर, ये एक हिस्सा है इसका, क्योंकि वोटिंग में गिरावट केवल ईवीएम या वोटिंग के सेंटर पर उपलब्ध होने से नहीं होती। ज्यादातर लोग जो तो 107 दिनों का भारत जोड़ो यात्रा का जो दौर है वो पूरा हो चुका है, लेकिन आगे जो यात्रा का पड़ाव है यूपी है, और ऐसे में कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सुरक्षा में सेंधमारी हो सकती है और इसी पर जमकर आरोप लगाए गए और चिट्ठियां लिखी गई। लेकिन सीआरपीएफ ने जब जवाब दिया तो चौंकाने वाले थे, क्योंकि कई बार नियमों का उल्लंघन किया गया और इसी पर जो जवाब आया वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। नीतू, बिल्कुल, और ऐसे में देखिए जब चिट्ठी लिखी गई पहले कांग्रेस की तरफ से कि हो सकता है सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन अब उल्टे ही सीआरपीएफ जो है उसने ये कहा है कि ये तो नियमों को ताक में रखकर कई तरह के नियम जो है वो तोड़े गए हैं। देखिए चिट्ठी पर क्या जवाब आया, कांग्रेस की चिट्ठी पर सीआरपीएफ का ये जवाब आया है कि राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, राहुल गांधी ने 2020 से 113 बार सुरक्षा के जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। देखिए आगे सीआरपीएफ की तरफ से जवाब ये दिया गया कि 2020 से तो उन्होंने तोड़ा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और इस सुरक्षा के पूरे इंतजाम में कई जगहों पर खामियों का जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। ये भी कहा गया सीआरपीएफ की तरफ से दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की थी। जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हुआ तो उस समय भी पूरे सुरक्षा कर्मी थे, ये कहा गया सीआरपीएफ की तरफ से। बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने खुद ही सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। ये सीआरपीएफ की चिट्ठी है और ये चिट्ठी जो है वो गृह मंत्रालय को जारी की।
सन 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर आज भी शराब माफिया एक्टिव है। अगर हम बात करें बिहार की, तो आने वाले समय में फिर से नीतीश कुमार इसका रुख अपनाएंगे और कैसे शराबबंदी को धरातल पर बेहतर तरीके से उतारा जाए, इसकी तैयारी है। मानव श्रृंखला बनाई गई थी सन 2016 में 21 जनवरी को, लेकिन इसके बावजूद आज भी जहरीली शराब से बिहार में कई लोगों की जानें जाती हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस लगातार एक्टिव है। अगर हम बात करें नवादा की, नालंदा की, कई ऐसे जिले जहां पर बार बार शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला किया है, इससे अंदाजा आप लगाइए कि बिहार में शराब माफिया कितने एक्टिव हो चले हैं। अंशिका, तो शराब माफियाओं के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है, पुलिस पर ही उल्टा हमला किया जा रहा है। और अब आपको हम बताएंगे कि आखिर लेकिन संजीव देखिए, सवाल ये खड़े हो जाते हैं, सीएम नीतीश कुमार बार बार मुंह क्यों फेर लेते हैं इन सवालों से। वो कहते हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। जो लोग जहरीली शराब पी रहे हैं वो ये बात क्यों नहीं मानते कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में पी जा रही है। अगर हम बात करें शराबबंदी को लेकर, अगर हम आप बोलने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। जिस बिहार में केवल एक फोन कॉल पर डिलीवरी हो जाती है शराब की, कई लोग पकड़े जाते हैं हर रोज, और वहां पर इस तरह की घटनाएं तो होंगी। जब शराब माफिया देखेंगे कि हमारे पैसे पर सेंध लगाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए रहे छापेमारी करने के लिए। संजीव, सागर, आपने बहुत सही कहा। ये सवाल भी लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार, जब मुआवजे की बात आती है तो भले ही आपने एक विधानमंडल में एक कानून बनाया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि आप जहरीली शराब पियो। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। लेकिन आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, वजह क्या इसके पीछे? क्योंकि 40 साल की एक महिला जिस पर क्रूरता ये दिखाई गई है पाकिस्तान में, और उसके बाद दिन भर सुबह से आज यही सवाल कि हिंदुओं पर हमला क्यों पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हिंदू महिला से हैवानियत, पाकिस्तान में हिंदू महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया, और केवल कत्ल ही नहीं किया गया, उसके बाद की क्रूरता आप देखिए, हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कत्ल के बाद महिला के देखिए कई टुकड़े किए गए, सिर तन से जुदा कर दिए गए। महिला की हत्या, फिर उसके बाद सिर तन से जुदा, फिर उसके बाद अलग अलग टुकड़े किए गए। उसके बॉडी को कई ज्यादा पार्ट्स में देखिए बांट दिया गया, और यही नहीं, बॉडी को खेत में फेंक दिया गया। कई सारे टुकड़े करने के बाद जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तो लोग दंग रह गए। फिर उसके बाद सवाल फिर खड़े होने लगे, और जो हमने 9 अगस्त की घटना का जिक्र किया कि हिंदुओं पर हमला इस तरह से होते चला आया है। देखिए, हिंदू महिला से हैवानियत की पहली खबर नहीं है, बार बार सवाल खड़े हुए, क्योंकि इसके पहले भी नेता पर क्रूरता की गई है, कई हिंदुओं को सरेआम गोली मार दी गई है, और पाकिस्तान से जब इस पर सवाल किया गया तो पाकिस्तान ने हर बार मुंह फेर लिया है। आरोपी अब तक जबकि फरार है, और वहीं मौके पर पहुंची पाकिस्तान की हिंदू सांसद, जो ये देखकर वाकई में चौंक गई। हिंदू सांसद वहां पर पहुंची मौके पर जायजा लेने के लिए। इन तस्वीरों को जब हम आप दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन जो डिबेट्स लगातार सुबह से हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से इस पर जवाब कुछ आ नहीं रहा है बेहतर, कि आखिर इस तरह के हमले बार बार क्यों। आइए तस्वीरों को अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हत्या की गई है। ये वो महिला 40 साल की जिसकी हत्या की गई, और फिर वहां पर जब लोग पहुंचे, ये नेता वहां के, और यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोग भी हैं। अंशिका, बिल्कुल, देखिए, ये हिंदू महिला है और पाकिस्तान में इस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, काफी बेहद खूबसूरत लग रही है। एक घर, दो घर लगातार, जब ये घर जो है बर्फ की चादर में ढके हुए हैं, तो जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे, देखिए इसका लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन जनजीवन यहाँ पर प्रभावित है। कुछ शख्स देखिए यहाँ पर आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वहां के पेड़ों की बात करें, घर के छज्जों की हम बात करें, वहां के गलियारों की बात करें, सब कुछ पूरी तरह से बर्फ से वहां पे ढक चुका है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। ये तस्वीर जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, उतनी कठिनाई से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो देखिए, तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमने नजर डाली, हमने ये भी बताया कि आखिर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, कैसे इस प्रक्रिया से वोट डाले जाएंगे, और भी कई ऐसी बड़ी खबरें जिस पर हमने आपको विस्तार से बताया है। नीतू, बिल्कुल, तो इस 1 घंटे में हमने रिमोट वोटिंग की बात कर ली, इस 1 घंटे में हमने पाकिस्तान की नापाक हरकत की भी बात कर ली, इस 1 घंटे में हमने ये भी बताया कि कांग्रेस ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब क्या कुछ मिला। तो ये 1 घंटा जिसमें हमने हर खबर विस्तार से आप तक पहुंचाई है। बिल्कुल, तो देखिए, ये वो अहम खबरें हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है, और फिलहाल खबर सीधे न्यूज रूम से। मैं इतना ही, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।